हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन हिस्ट्री सेल्फ स्टडी। लास्ट हमने डिस्कस किया था प्लासी की लड़ाई और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुई। लास्ट हमने जब प्लासी की लड़ाई डिस्कस की थी तो उसमें डिस्कस किया कि कैसे सिराजुद्दौला है वो हार गया और लड़ाई में मारा गया। उसके बाद मीर जाफर को गद्दी दे दी गई। बट नेक्स्ट हम बक्सर की लड़ाई में ये डिस्कस करेंगे कि इस टाइम नवाब कौन था। प्लासी की लड़ाई का जो अधूरा काम छोड़ा था ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में स्थापना का, वो बक्सर ने कंप्लीट किया। ये भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयों में से एक माना जाता है। ये वो पहली लड़ाई है जिसने ब्रिटिशर्स की जड़ें या पांव जो है वो भारत में जमा दिए। इस लड़ाई के साथ ब्रिटिशर्स की फॉर्म ही बदल गई। वो व्यापारी से एक राजा के रूप में भारत पे राज करने लगे। बक्सर की बैटल क्या थी, क्या कारण थे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। असल में बैटल ऑफ बक्सर जो है वो बंगाल की दूसरी लड़ाई के नाम से भी जानी जाती है। इसके साथ ही भारत में जो अंग्रेज है वो राजा के रूप में, जो असल मालिक है उस रूप में सामने आए। इसके टाइम जो है बक्सर की लड़ाई दो धड़ों के बीच में हुई। फर्स्ट है ब्रिटिश ऑफिसर जो था हेक्टर मुनरो, और सेकेंड है कंबाइंड आर्मी। कंबाइंड आर्मी में अगर हम देखें तो बक्सर पे नवाब कौन शासक करता था, वो था मीर कासिम, बंगाल का नवाब था। मुगल एम्परर उस टाइम शाह आलम सेकेंड था और उस टाइम अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला। इन तीनों की एक आर्मी थी और इनके ऑपोजिट था ब्रिटिश ऑफिसर हेक्टर मुनरो। प्लासी की लड़ाई में हमने डिस्कस किया कि उस टाइम कौन था, उस टाइम था लॉर्ड क्लाइव। बट रॉबर्ट क्लाइव जो है अपनी सेहत ठीक ना होने के कारण 1760 में भारत में से चला जाता है और जिसके कारण बाद में हेक्टर मुनरो आया। बक्सर एक बहुत ही अच्छा किले किया हुआ एक शहर है जिसमें अक्सर जो है किलेबंदी में नवाब जाया करते थे और वहां पे रहते थे। यहाँ पे ये लड़ाई हुई है। ये लड़ाई खत्म किससे हुई? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो है वो वापस आ गया था, हेक्टर मुनरो नहीं था। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव आएगा। बंगाल में इस लड़ाई के बाद जो रिजल्ट सामने आया वो है ड्यूल गवर्नमेंट या ड्यूल सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। ड्यूल सिस्टम का क्या अर्थ है? ड्यूल सिस्टम दोहरी शासन प्रणाली का अर्थ है कि बंगाल को दो शक्तियों में बांट दिया गया। एक था नवाब और एक थे ब्रिटिशर्स। असल में जो पावर थी वो ब्रिटिशर्स के हाथों में रही, बट असली रूप से अगर हम वैसे देखा जाए कि गद्दी पे कौन बैठा है, वो नवाब राज करते थे। बट उनकी सेना जो है वो उसमें अंग्रेजों की सेना मिली होती थी और सारे एक्सपेंसेस जो है वो नवाब ही देते थे ब्रिटिशर्स को। वो टैक्स इकट्ठा कर सकते थे नवाब, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उनको दी गई थी ब्रिटिशर्स को। तो शक्तियां जो है दो पार्ट्स में बांट दी गई थी। असल मालिक जो है ब्रिटिशर्स थे और वैसे जो है गद्दी पे राज नवाब करते थे। मीर जाफर और मीर कासिम का क्या रिलेशन था? प्लासी की लड़ाई में हमने देखा कि मीर जाफर जो है वो सिराजुद्दौला के बाद जो है उसका कमांडर गद्दी पे बैठा है। इसने 1757 से 60 तक राज किया, बट ये कैपेबल नहीं था और वो मनी जो उनने प्रॉमिस की थी ब्रिटिशर्स को देने के लिए वो नहीं दे पाया। इसीलिए इसके जवाई मीर कासिम को गद्दी पे बिठा दिया गया, जो 1760 से लेकर 64 तक रहा। ये फादर इन लॉ थे ये मीर कासिम के, और मीर कासिम इनका सन इन लॉ था। इस लड़ाई में जो विक्ट्री हुई थी वो थी ब्रिटिशर्स की, इसीलिए इन्होंने अच्छे से पांव जो है भारत में जमा दिए थे इनके। 1760 में क्या हुआ? लॉर्ड क्लाइव वापस चला गया प्लासी की लड़ाई के बाद और दोबारा आया 1765 में। 67 तक वो रहा और उसने ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की थी। तो आइए जानते हैं कि बक्सर की लड़ाई के क्या क्या कारण थे। पहले आ जाता है रिफॉर्म्स ऑफ मीर कासिम। मीर कासिम कौन था? वो था बंगाल का नवाब और वो मीर जाफर के बाद जो है गद्दी पे बैठा था। जब 1760 में वो गद्दी पे बैठा तो उसने ब्रिटिशर्स को जो धन देने का प्रॉमिस किया था वो सारा दे दिया। उसने अपने राज्य में बहुत ही योग्य और कैपेबल और ईमानदार ऑफिसर्स अपॉइंट करने स्टार्ट कर दिए। और इसके बाद उसने क्या किया कि अपनी राजधानी जो मुंगेर उसने नई बनाई थी उसमें उसने फैक्ट्रीज लगानियां शुरू कर दी जिसमें हथियार सब बनते थे।
ये ब्रिटिशर्स को कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे अपने हाथों का एक पपेट, एक कठपुतली, जो कि मीर जाफर जैसा पर्सन था। मीर कासिम ऐसा नहीं था, इसीलिए ब्रिटिशर्स जो है उसके अगेंस्ट हो गए और ये लड़ाई हुई। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बाय दी नवाब। नवाब ने क्या किया, मीर कासिम जब गद्दी पे बैठा तो उसने देखा कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, तो उसी ने अपनी ओल्ड कैपिटल जो बंगाल में थी मुर्शिदाबाद, उसे चेंज कर दिया, बिहार में ले आया, मुंगेर की जगह उसने कैपिटल बना ली। इसके बहुत सारे कारण थे, वो सेफ एंड परमानेंट प्लेस चाहता था, यहाँ पे अपनी गतिविधियां कर सके और अपनी पावरफुल आर्मी जो है बनाना चाहता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स तभी शांत होकर बैठ सकते थे अगर उसके पास पावर होगी, और ना ही वो ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस चाहता था। इसीलिए उसने क्या किया, अपनी कैपिटल जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी। नेक्स्ट, ये उनको ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया कि वो हमसे छिप कर क्या कर रहा है, इसीलिए कैपिटल क्यों चेंज की। तो उन्होंने क्या किया कि प्लासी के बाद बक्सर की लड़ाई के लिए योजनाएं करने लगी। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ राम नारायण। राम नारायण कौन था, ये रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया था। ये बहुत ही ज्यादा करप्ट था, ब्रिटिशर्स के फेवर में था। मीर जाफर इसे सजा देना चाहता था क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि ये भ्रष्टाचार करे और मेरे अगेंस्ट आए, बट वो ऐसा नहीं कर सका। फिर मीर कासिम ने क्या किया, जब लॉर्ड क्लाइव यहाँ से चला गया तो उसके बाद जो वहां पे गवर्नर आया वो था हेनरी वेसीटार्ड। हेनरी वेसीटार्ड ने क्या किया, तो राम नारायण को जो है मीर कासिम को दे दिया। कासिम ने पहले तो उससे सारा धन प्राप्त कर लिया जो भी उसने वहां पे एज ए डिप्टी बिहार में कमाया था, और उसके बाद उसको मार दिया। ये जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उसने कदम उठाया, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स जो है वो मीर कासिम को गद्दी से उतारने के लिए तत्पर हो गए। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गुमास्तिया। गुमास्तिया क्या होते हैं, एक ऐसी एजेंट होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कि माल खरीदते थे और बेचते थे। ये कच्चा माल लेके जाते थे और बना हुआ माल जो है भारतीयों को सप्लाई करते थे, बट ये भारतीयों को बहुत सारा शोषण करते थे। कंपनी इनके फेवर में थी क्योंकि कंपनी के एजेंट थे, बट ब्रिटिशर्स के फेवर में होने के बावजूद ये भारतीयों के अगेंस्ट थे और ये ट्रेडर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनका शोषण करते थे। मीर कासिम को ये पसंद नहीं था और इनके आतंक वो खत्म करना चाहता था। इसीलिए भी उसने बहुत बार ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि इनको कंट्रोल में रखा जाए, बट जब ये नहीं हुआ तो मीर कासिम ने क्या किया, इन पे कंट्रोल स्थापित करना शुरू कर दिया। ये बात ब्रिटिश को पसंद नहीं आई और इसीलिए भी ये लड़ाई हुई। नेक्स्ट आ जाता है मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेज। जो जब 1717 में फारुखशियर जो कि मुगल बादशाह था, उसने जो है ब्रिटिशर्स को बहुत सारे अधिकार दिए थे, प्रिविलेज दिए थे, और ये विशेष रियायतों में उन्होंने कहा था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की आप जो है फ्री टैक्स यहाँ पे कर सकते हो। बट ब्रिटिशर्स ने उनके बाद क्या किया, मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने प्राइवेट ट्रेड जो है अपना निजी व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ब्राइब्स देनी, रिश्वत देनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने फ्री पासेस बेचने स्टार्ट कर दिए। ये मीर कासिम को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। अबॉलिशन ऑफ इंटरनल टैक्सेस बाय द नवाब। अब नवाब को ये पसंद नहीं था कि वो फ्री ट्रेड करें या फिर वो फ्री पासेस बेचें या फिर रिश्वत दे। उन्होंने कंपनी को लेटर्स लिखे, जब नहीं जवाब आया तो मार्च 1763 को क्या किया कासिम ने, उन्होंने कहा कि चलो तुम तो फ्री व्यापार करते ही हो, हम ये कर देते हैं कि इंडियन ट्रेडर्स को भी इक्वालिटी दे देते हैं कि तुम भी भैया फ्री ट्रेड कर सकती हो। ब्रिटिशर्स को ये इक्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई कि वो हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के वो भी फ्री ट्रेड करेंगे, वो भी हमारी तरह से पासेस बेचेंगे, वो भी रिश्वतें लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसकी कंप्लेन कर दी और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट नवाब के खिलाफ हो गई। नेक्स्ट आ जाता है ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मीर कासिम। मीर कासिम अब इतने सारे काम कर रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नजरों में चढ़ना तो अनिवार्य है। तो इसीलिए क्या हुआ कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रचनी शुरू कर दी, साजिश के हाँ कैसे अब बंगाल के नवाब को गद्दी से उतारा जाए, हमें तो चाहिए भी पपेट, कठपुतली चाहिए हमें। तो उनको याद आया मीर जाफर।
तो उन्होंने क्या किया, जून 1763 में एक सीक्रेट संधि के लिए मीर जाफर को बुलाया। ब्रिटिशर्स और मीर जाफर के विचकार एक जो है सीक्रेट संधि हुई। उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, बदले में आप क्या करोगे, वो सारी प्रीवियस फैसिलिटीज जो आप पहले हमें देते थे, फ्री ट्रेड करने देते थे, या जो भी फैसिलिटीज थी, हमारे प्रिविलेज थे, वो हमें वापस कर दोगे। मीर जाफर एग्री कर गया कि ठीक है, हम कर देंगे, कि आप मुझको नवाब बना दो और मैं आपको फ्री ट्रेड का या जो भी फैसिलिटीज है वो वापस कर दूंगा। तो डील डन हुई, और डील डन होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रचनी स्टार्ट कर दिया, कैसे मीर कासिम को गद्दी से उतारा जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रोवोकेटिंग एक्ट ऑफ इलिस। इलिस जो था वो पटना में जो फैक्ट्री थी वहां पे हेड था। तो इस टाइम जो है इलिस पटना में जो फैक्ट्री थी उसका हेड था, और उसने क्या किया कि पटना पे कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया 24 जून 1763 को। कासिम को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मीर कासिम ने क्या किया, उन्हें लड़ाई के लिए बंगारा, और दोनों में लड़ाई हुई जिसमें कि कासिम जीत गया। अभी अगर कासिम जीता तो ब्रिटिशर्स को ये मंजूर नहीं था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उससे रिवेंज लेने के लिए दोबारा से सेना भेजी, और 5 सितंबर 1763 को दोबारा से उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई जिसमें कासिम हार गया। और अब इसमें हार का मेन कारण क्या था कि कासिम की सेना में जो यूरोपियन और अमेरिकन सोल्जर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। तो अभी कासिम ने ठान लिया कि ब्रिटिशर्स को तो हार का चकमा देकर ही मानूंगा, क्योंकि मेरी अपनी सेना ही मेरे खिलाफ हो गई, और उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। नेक्स्ट आ जाता है पटना मास्करी। पटना मास्करे, पटना हत्याकांड जिसे बोलते हैं, वो 3 अक्टूबर 1763 को हुआ। असल में जो है कासिम उन ब्रिटिशर्स की एक्टिविटीज के कारण, जब ब्रिटिश सेना जो है पटना की तरफ बढ़ रही थी तो उन्हें फेस करने के लिए जा रहा था। बाद में पीछे क्या हुआ कि जो मुंगेर में उसने अपनी जगह कमांडर अपॉइंट किया था कि तुमने जो सारा देख रेख करनी है, उस कमांडर ने यानी कि मीर कासिम के कमांडर ने ब्रिटिशर्स से रिश्वत ले ली, ब्राइब ले ली, और मुंगेर का किला जो है वो ब्रिटिशर्स को सौंप दिया। कासिम इससे बहुत गुस्सा हुआ। उसने ब्रिटिश आर्मी को बोला कि वो वहीं पे रुक जाएं, आगे ना बढ़े, और उसने वार्निंग दी कि अगर आप आगे बढ़े तो मेरे पास कस्टडी में जो भी ब्रिटिशर्स हैं वो सभी को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। ब्रिटिशर्स ने उनकी एक ना सुनी और आगे बढ़ते गए। तो कासिम ने क्या किया, गुस्से में आके, तैश में आके उन्हें सभी ब्रिटिशर्स को 3 अक्टूबर 1763 को मौत के घाट उतार दिया पटना में, जिसे बोला जाता है पटना मास्करी। अब इतना सारा इंसिडेंट होने के बाद ब्रिटिशर्स चुप कैसे रहते? कासिम को भी पता था कि अभी तो लड़ाई होगी, तो उसने क्या किया, अपनी तरफ कुछ सेना जो है ऐड करने के लिए वो अभी गया अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास। तो जब वो वहां गया, वहां पे मुगल एम्परर शाह आलम भी आया हुआ था। सुजाउद्दौला तो वैसे भी लालची था, उसे ऐसा था कि कुछ प्लेसेस मेरे हिस्से आएंगे तो क्यों ना लड़ाई में साथ दिया जाए। तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल, अवध और मुगल एम्परर, इन तीनों के बीच में जो है वो डील डन होगी कि हम तीनों जो हैं वो एक कंबाइंड आर्मी बनाएंगे। इन्होंने क्या किया, ये तीनों बंगाल का मीर कासिम, अवध का सुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, ये 4000 की सेना इन्होंने इकट्ठी कर ली, लड़ाई के लिए तैयारी करने लगे। दूसरी साइड था ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी में था हेक्टर मुनरो जो कि लीड कर रहा था, गवर्नर था वहां का। तो उन्होंने क्या किया, 7000 सोल्जर इकट्ठे किए, दोनों ने सेनाएं इकट्ठी की, और बारिश की टाइम होने के कारण वो बंगाल में ही रुक गए, ये जो ट्रिपल आर्मी बनाई थी। और 22 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ, बक्सर के मैदान में दोनों आमो सामने आ गए और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई बहुत भयानक हुई, जबरदस्त हुई। कासिम बहुत अच्छी तरह से, मीर कासिम जो है परफॉर्मेंस दे रहा था, ब्रिटिशर्स को खदेड़ रहा था स्टार्टिंग में। बट टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, कासिम बहुत अच्छे से डिफीट कर रहा था ब्रिटिशर्स को स्टार्टिंग में तो, बट
क्या हुआ कि बीच में जो मुगल एम्परर था शाह आलम सेकंड, वो ब्रिटिशर्स की साइड हो गया। जब वो ब्रिटिशर्स की साइड हो गया तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था वो भी डर गया और उसे लगा कि अगर ब्रिटिशर्स जीत गए तो मेरे तो इलाके जाएंगे। इसीलिए उसने क्या किया, वो वहां से भाग गया, रुहेलखंड चला गया। और अब जब इन दोनों ने ये स्टैंड ले लिया, उसके बाद कासिम अकेला पड़ गया, तो कासिम भी युद्ध के बीच में से भाग गया। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो तीनों ही जो थे उन पे भारी पड़ गए और उन्होंने क्या किया कि चुनार और इलाहाबाद पे अपना कब्जा कर लिया। तो साफ सिंपल तरीके से ब्रिटिशर्स जो है इस युद्ध को जीत गए। बट हेक्टर मुनरो जीता जरूर, बट उसने कोई संधि नहीं की, कुछ भी नहीं किया। इस मौके का पूरा फायदा उठाया लॉर्ड क्लाइव ने, जो कि 1765 में नेक्स्ट ईयर वापस आया इंडिया। तो उसने क्या किया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि की 1765 में। और ये संधि दो लोगों के विचकार हुई। पहला था सुजाउद्दौला, सेकंड था शाह आलम सेकंड, मतलब कि अवध का नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में ये संधि हुई। और उस संधि में क्या हुआ कि सुजाउद्दौला को कहा कि हम आपको क्या करेंगे कि 50 लाख रुपए आप हमें दे दो और अवध हम आपको वापस कर देंगे, ठीक है। और इसके बदले में आप क्या करोगे कि हमें अप्रूवल दे दो ट्रेड करने की अवध में हम व्यापार कर सकें, ठीक है। ब्रिटिश आर्मी जो है अवध में रहेगी और इसका सारा एक्सपेंसेस जो है वो उठाएंगे सुजाउद्दौला यानी कि अवध के नवाब। पहली संधि डन हो गई, ठीक है। इनको 50 लाख रुपए मिल गए और ब्रिटिशर्स को उनके राइट्स मिल गए, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिली। सेकंड जो संधि थी वो थी शाह आलम मुगल एम्परर और ब्रिटिशर्स के बीच में। बेशक ये जो है इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, बट पहले तो लड़ाई में ये भी शामिल थे ना, तो इसलिए इनके साथ जो संधि हुई इसमें उनको कहा गया कि हाँ हम 26 लाख 26 लाख आपको एनुअली पेंशन देंगे और आप गद्दी से उतर जाओ, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, इनको 26 लाख रुपए एनुअल इनकम पे मना लिया गया। और बदले में क्या हुआ, कड़ा और इलाहाबाद के जो प्रदेश थे, प्रोविंस थे, प्रांत थे, वो अवध से लेके वो भी शाह आलम सेकंड को दे दी कि ये प्रांत भी आप रखो और आप 26 लाख रुपया भी ले लो और ये हमारी तरफ से गिफ्ट है कि आपने हमारा साथ दिया। शाह आलम सेकंड जो था वो बदले में क्या करेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों जो एरिया है इन तीनों की दीवानी यानी कि इसे लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार वो ब्रिटिशर्स को दे देगा। तो ये डील डन हो गई, इन दोनों के साथ संधि हो गई। तो ये लड़ाई जो है वो ब्रिटिशर्स के फेवर में गई। कॉन्सिक्वेंस क्या निकले कि जो प्लासी की लड़ाई ने अधूरा काम छोड़ा था वो बक्सर ने कंप्लीट कर दिया। अब बक्सर पे डायरेक्ट ट्रूप से जो है बंगाल पे वो ब्रिटिशर्स का राज हो गया, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स की ये शानदार पहली सफलता रही कि पहली बार उन्होंने भारत को राजनीतिक रूप से अपने अधिकार में ले लिया। वो ट्रेडर बन के आए थे और यहाँ के राजा बन गए। इसके बाद तो आप जानती हैं कि कैसे पूरे भारत को उन्होंने अपने आक्रमण में लिया और जब तक हम आज़ाद नहीं हुए 15 अगस्त 1947 तक भारत को बहुत शोषण किया भारत का, और यहाँ पे राज करते रहे, व्यापार भी करते रहे और इंडिया को शोषित भी करते रहे। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप कौन से टॉपिक पे और वीडियोस चाहते हैं मुझे बताइएगा। कीप सब्सक्राइबिंग हिस्ट्री सेल्फ स्टडी। थैंक यू।